हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन रहेगा जिसमें हम लोगों ने वेरियस IRDAI के गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस किया है जो कि उन्होंने 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को दिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है एंड इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि IRDAI के गाइडलाइंस में है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आप के लिए एक नया और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं जो कि IRDAI के नए हेल्थ इंश्योरेंस गाइडलाइंस के ऊपर होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि इस वीडियो का रीच काफी ज्यादा बढ़ सके एंड आपके जैसे काफी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। 11th पॉइंट जो कि IRDAI ने अपने गाइडलाइंस में मेंशन किया है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बताया है इस रूल के बारे में, वो है माइग्रेशन इन केस ऑफ इंडेमनिटी पॉलिसीज। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एक प्रोडक्ट लेते हैं एंड बाद में कुछ साल बाद जब उस प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है एंड आप उसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी तो कंटिन्यू करते हैं बट आप प्रोडक्ट को जब अपग्रेड करवाते हैं तो उस केस में कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो कि आपको पुराने पॉलिसी में मिले हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल पाए। दैट इज जो आपका सम एश्योर्ड हो वो नए प्रोडक्ट में कैरी फॉरवर्ड हो, जो आपका नो क्लेम बोनस हो वो भी नए प्रोडक्ट में आपको मिले, आपका वेवर ऑफ वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, स्पेसिफिक इलनेस का जो वेटिंग पीरियड है वो सारी चीजें आपको वेव ऑफ नए प्रोडक्ट में मिल जा सके। अगला जो IRDAI ने अपने गाइडलाइन में मेंशन किया है वो है पोर्टेबिलिटी इन केस ऑफ इंडेमनिटी पॉलिसीज। अगर आप एज अ पॉलिसी ओनर आप चाहते हैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी A से लेके कंपनी B में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना तो आप अब ये कर सकते हैं। तो अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि इंश्योरेंस B को या कंपनी B को आप जो भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस या फिर अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना चाहते थे वही सेम चीज पे कंपनी B विश्वास करती थी एंड आपको उसी बेसिस पे उनको पॉलिसी इशू करना है या नहीं डिसाइड करती थी। बट IRDAI ने अब एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया का है जिसमें कंपनी B जो कि आपकी नई कंपनी है वो कंपनी A से इंफॉर्मेशन ले सकती है आपकी क्लेम हिस्ट्री से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो ये कंपनी B को बताना पड़ेगा कि आपका क्लेम कभी हुआ है या नहीं या आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो भी विद इन 72 आवर्स एंड नई कंपनी को विद इन 5 वर्किंग डेज आपको बताना पड़ेगा कि क्या वो आपको पॉलिसी इशू करवाना चाहती है या नहीं। एंड अगर कंपनी B जो कि आपकी नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी अगर वो एक्सेप्ट करती है कि आपकी पॉलिसी वो एक्सेप्ट करेंगे या पोर्ट करेंगे तो आपका जो सम एश्योर्ड है, नो क्लेम बोनस है, स्पेसिफिक इलनेस के लिए वेटिंग पीरियड है या फिर प्री एग्जिस्टिंग के लिए वेटिंग पीरियड है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो मॉनिटोरियम पीरियड है, ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको कंपनी B में जरूर मिलेगा। अगला पॉइंट है पॉलिसी क्लेम कैन नॉट बी कंटेस्टेड। अगर आपने 5 साल तक एक या 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंटिन्यूअस अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चला ली है तो आपकी क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती है इन केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फैक्ट। ओनली इन केस ऑफ अगर आपने एक एस्टैब्लिश्ड फ्रॉड किया है कंपनी के साथ उसी केस में आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। अदर देन दैट केस कोई भी केस में आपकी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिजेक्ट नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट है नो क्लेम बोनस के ऊपर हो। पहले क्या होता था अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली एंड आपने 1 साल के अंदर या फिर उस साल कोई क्लेम नहीं लिया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको एज अ रिवार्ड आपकी जो सम एश्योर्ड है उसको इंक्रीज कर देती थी। बट अब आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो आप अपनी कवरेज या सम एश्योर्ड को इंक्रीज कर ले या फिर आप अपने प्रीमियम को रिड्यूस कर ले क्योंकि आपने लास्ट साल कोई क्लेम नहीं लिया है अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है एंड आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपने
ऑप्शन को चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगला पॉइंट है अप्रूवल फॉर कैशलेस फैसिलिटी। पहले क्या होता था, कभी भी पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता था एंड हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अपने क्लेम अप्रूवल के लिए भेजते थे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती थी अपने डिसीजन को देने में। बट अब IRDAI के नए नियम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा उनको मिलेगा एंड उसी 1 घंटे में उनको आइदर वो क्लेम एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, जो भी उनका अंडरराइटिंग डिसीजन है वो उनको देना पड़ेगा। एंड इसके लिए IRDAI ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को 31 जुलाई 2024 के टाइम दिया है ताकि उसके बीच वो कुछ भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्टाफ रिक्रूट करना है ये चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए IRDAI ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को टाइम दिया है कि 31 जुलाई तक उन्हें कोई भी नेसेसरी इंस्टॉलेशन अगर इस चीज़ के लिए करनी है तो उन्हें इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट IRDAI ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि सभी हॉस्पिटल्स में उनका एक फिजिकल डेस्क होना चाहिए ताकि पॉलिसी होल्डर्स को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है उस कंपनी से तो वो फिजिकल डेस्क पे जाके अपनी सारी क्वेरी उस फिजिकल डेस्क में पूछ के सॉल्व कर पाए एंड अपनी क्लेम को इजीली प्रोसेस कर पाए। अगला पॉइंट है फाइनल ऑथराइजेशन फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल के ऊपर। पहले क्या होता था कि डिस्चार्ज के समय जब पॉलिसी होल्डर या हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अपना फाइनल बिल सेटल करने के लिए भेजती थी तो उस केस में कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिले कर देती थी। बट IRDAI के नई गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को उस बिल को सेटल करने के लिए। अगर कंपनी ने 3 घंटे में उस बिल को सेटल नहीं किया है एंड उसके बाद अगर हॉस्पिटल ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया है इंश्योर्ड पर्सन को तो उस केस में जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हॉस्पिटल करती है इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर, तो उस केस में जो भी पैसा लगाती है हॉस्पिटल इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर तो वो भी जो पैसा है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करेगा। एंड अगर इंश्योर्ड पर्सन के अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में तो उस केस में इमीडिएटली प्रोसेस करना पड़ेगा उनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को। एंड अपार्ट फ्रॉम क्लेम उनको इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करना पड़ेगा उनके बॉडी या मॉर्टल रिमेन्स को ट्रांसपोर्ट करने में उनके घर पे। अगला पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स के ऊपर। अगर अब इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्लेम को रिजेक्ट करना चाहती है तो उन्हें 3 मेंबर्ड बेंच से उस क्लेम का रिजेक्शन प्रोसेस को पास करवाना पड़ेगा जिसे हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। आइडियली अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है अगर वो आपकी क्लेम को रिपुडिएट या रिजेक्ट करना चाहती है तो। अगला जो पॉइंट है वो है क्लेम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल पॉलिसी हेल्ड बाय द पॉलिसी होल्डर। अगर एक पॉलिसी होल्डर है वो एक कंपनी से ज़्यादा 2 कंपनी में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेता है तो आइडियली वो किसी भी कंपनी से पहले क्लेम अमाउंट ले सकता है एंड वो कंप्लीटली पॉलिसी होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो एक कंपनी से अपनी क्लेम अमाउंट लेता है या दोनों कंपनी से मिला के अपनी क्लेम अमाउंट लेने का ट्राई करता है। एंड IRDAI ने ये कंपनीज को गाइडलाइंस दिए हैं कि उन्हें दोनों कंपनीज को मिलके एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस या हैसल फ्री प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि उस पॉलिसी होल्डर का क्लेम इजीली सेटल हो पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम इंडेमनिटी पॉलिसीज, अगर पॉलिसी होल्डर ने एक फिक्स्ड बेनिफिट बेस्ड प्लान्स लिए हैं दैट इज क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंटल कवर तो इस केस में जितने भी पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी से उन्होंने या फिर कंपनी से उन्होंने फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स लिए हैं तो सभी के साथ वो अलग अलग क्लेम्स कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर उसने क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी 2 कंपनीज के साथ ली है तो दोनों कंपनी से वो अलग अलग अमाउंट अपने लिए ले सकते हैं। अगला पॉइंट है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अब आइडियली IRDAI ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक डायनामिक एंड रोबस्ट प्रोसेस बनाने बोला है ग्रीवेंस रिड्रेसल का। पहले क्या होता था कि ग्रीवेंस रिड्रेसल को मेल करते थे पॉलिसी होल्डर्स एंड बहुत समय टाइमली वो रिवर्ट नहीं करते थे। बट अभी सभी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स का वो कंपनी के वेबसाइट पे उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन होगा एंड सभी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स को टाइमली कस्टमर्स के ग्रीवेंसेस का रिवर्ट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑम्बड्समैन अवार्ड। बहुत समय पहले क्या होता था कि कस्टमर या फिर पॉलिसी होल्डर ऑम्बड्समैन के पास जाती थी एंड ऑम्बड्समैन कस्टमर या पॉलिसी होल्डर के हित में अपना डिसीजन देता था एंड इंश्योरेंस कंपनी को बोलता था कि उन्हें इतने पैसे कस्टमर को देने हैं। बट इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती थी इस प्रोसेस में। बट अब ऐसा नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी को विद इन 30 डेज उस ऑनर या अवार्ड को
या फिर जो कि ऑम्बड्समैन ने डिसीजन दिया है विद इन 30 डेज उसे ऑनर करना पड़ेगा। एंड अगर 30 डेज के बाद तक अगर इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट को नहीं लौटाती है तो उस केस में 5,000 रुपीज पर डे इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को एज फाइन देगी। फाइनली जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट में तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन करें, मैं आपको पर्सनली सारे कमेंट्स का रिवर्ट करूंगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग या अपनी फ्यूचर प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या आपकी इनकम टैक्स ई प्लानिंग या फिर टैक्स फाइलिंग करवानी है तो हमारे फोन नंबर्स पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।